नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो श्रृंखला लेके मैं उपस्थित हुआ हूं वो ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आप 100% लिख के ले लीजिए। इसमें से आपके 2 से 4 क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे, इसलिए ये श्रृंखला आज की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये श्रृंखला आपके जो LT का जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये मेरे द्वारा तैयार किया गया है, क्योंकि कई बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए थे व्यक्तिगत रूप से कि सर आप प्रवैधिक कला का द्वितीय भाग आप बना दीजिएगा। तो समय कम होने के कारण मैं आप लोगों के लिए प्रवैधिक कला का ये श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, जो आज की जो श्रृंखला रहने वाली है हमारी, आपका जो LT का जो सिलेबस है उसका आप 5वीं इकाई को देखिएगा। 5वीं इकाई प्रवैधिक कला का है। 5वीं इकाई के अंतर्गत मैंने बिंदु संख्या ली हुई है वो बिंदु संख्या आपकी 1 ली है, जिसे हम प्रवैधिक कला किसे कहते हैं। पहले तो हमें समझना होगा कि प्रवैधिक कला है क्या, प्रवैधिक कला की परिभाषा क्या होती है। ये आप जब तक नहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जो क्वेश्चन है वो बहुत कम रूप से आपके बन पाएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ प्रवैधिक कला की परिभाषा की बात कर रहा हूँ, तो किसी भी कला इसकी मैं परिभाषा बता रहा हूँ। प्रवैधिक कला की किसी भी कला शिल्प की विशेष कार्यविधि, ठीक है, कार्यविधि या प्रतिक्रिया संबंधित प्रवैधिक उपयुक्ति और उसकी पाश्चात्य शैली के आधार पर स्थापत्य कला व शिल्प कला व प्रवैधिक विधि की प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वो तकनीक पर आधारित होती हैं। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूं। देखिए, किसी भी कला शिल्प के लिए एक टेक्निक होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो समाहित जो टेक्निक होती है उसी के आधार पर हम प्रवैधिक कला का एक रूप और एक खाका तैयार कर सकते हैं। प्रवैधिक कला यदि ना हो तो हम उस जो रूपरेखा हम जो प्रदान कर रहे हैं वो प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम प्रवैधिक कला के अंतर्गत देखें तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी जो कला विधाएं हैं, अलग अलग जो कला विधाएं, यदि हम मूर्ति कला की बात करें या शिल्प कला की बात करें या स्थापत्य कला की बात करें, चित्रकला की बात करें या ज्यामिति कला, तो इन सभी कलाओं का जो समावेश हमें जो देखने को मिलता है, इसका संपूर्ण जो सार देखने को मिलता है प्रवैधिक कला के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्योंकि यदि हमारे अंदर कोई कला छिपी हुई है, यदि हम उसे निखारते हैं तो हम उसे किस टेक्निक पर या किस आधार पर उसे प्रदर्शित करते हैं, ये मेन उद्देश्य होता है प्रवैधिक कला का। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का जो आपका LT का जो सिलेबस है उसका 5वीं इकाई का बिंदु संख्या 3 को आप देखिए। वो बिंदु संख्या 3 क्या कहता है आपका, रेखांकन में प्रयोग होने वाली रेखाओं के विभिन्न प्रकारों के नाम और उनका संबंध बताना। अब हमें जो इस टॉपिक में जो हमें देखना है वो देखना है आपका रेखांकन के प्रयोग में होने वाली रेखाओं के विभिन्न रूपों का हमें वर्णन करना है, साथ ही उनके गुणों के बारे में आपको बताना है। अब पहले तो हमें समझना होगा, सर्वप्रथम हम रेखाओं की बात करते हैं। ठीक है, अब यदि हम रेखाओं के बारे में बात करते हैं जो हम मोटा मोटा आप लोग जो समझते हैं, तो भारतीय चित्रकला के तत्वों के आधार पर, देखिए भारतीय चित्रकला के तत्वों के आधार पर चित्रकला कितने प्रकार की होती हैं। यदि हम रेखा के आधार पर बात करें, ठीक है, यदि हम रेखा के आधार पर बात करें तो रेखा द्विआयामी होती है। ठीक है, अंकन के आधार पर, देखिए अंकन के आधार पर रेखा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अब भारतीय चित्रकला के आधार पर, मेरे साथ नोट कर दीजिए, भारतीय चित्रकला के आधार पर रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली जो होती है आप नंबर 1 वो होती है औपचारिक रेखाएं होती हैं, औपचारिक रेखाएं, और जो सेकंड होती हैं वो होती हैं आपकी अनौपचारिक रेखाएं। ठीक है,
अनौपचारिक रेखाएं ये क्या होती है? भारतीय चित्रकला के तत्वों के आधार पर हमने रेखा को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहले सर्वप्रथम याद, कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारतीय चित्रकला के तत्वों के आधार पर रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो वो दो प्रकार की होती हैं। यदि हम लाइन की बात करें तो रेखा द्विआयामी होती है। पहले तो इतना समझ लीजिए कि रेखा द्विआयामी होती है और अंकन के आधार पर इसे हमने दो भागों में विभाजित किया है। सिंपल सा है। देखिए, दो भागों में जो विभाजित किया है, एक औपचारिक रेखाएं होती हैं, एक अनौपचारिक रेखाएं होती हैं, ठीक है, जिनका अस्तित्व होगा, जिनका अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं आपको पहले मोटा मोटा बता रहा हूं, ठीक है, उसके बाद हम विस्तार पूर्वक देखेंगे कि जो रेखांकन में होने वाली जो रेखाओं का प्रयोग और उनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं। अब बात करते हैं भारतीय चित्रकला के आधार पर, भारतीय चित्रकला, मेरे साथ आप नोट करते जाइए, के आधार पर रेखा का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, रेखा का वर्गीकरण करेंगे। अब वर्गीकरण कर रहे हैं, अब समझना होगा कि भारतीय चित्रकला के आधार पर रेखा का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। देखिए, रेखा जो रेखा होती है वो कई प्रकार की होती हैं और उनके प्रभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये आप सभी को पता होगा। कोई पतली रेखा होती है, मोटी रेखा होती है। अब हम उसके बारे में समझेंगे। अब भारतीय चित्रकला के आधार पर रेखा का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं, देखिए। जो पहली जो रेखा होती है दोस्तों, जो पहली रेखा होती है वो लंबवत रेखा की हम बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली जो लंबवत रेखा, अब लंबवत रेखा क्या होती है ये सुनिश्चित कर दीजिए। लंबवत रेखा को हम क्या करें, खड़ी रेखा भी कहते हैं, ठीक है, खड़ी रेखा भी कहते हैं इसको, ठीक, समझ लीजिएगा। अब इसका प्रभाव क्या होता है, इसके देखिए प्रभाव मैंने आपको बता दिया था कि रेखा कई प्रकार की होती हैं, उनके प्रभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं। हम पहले क्रम की जो रेखा पढ़ रहे हैं वो लंबवत रेखा या उसे हम खड़ी रेखा कहेंगे। अभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लंबवत रेखा किसे कहते हैं, खड़ी रेखा किसे कहते हैं, इसका भाव क्या होता है, ये बताना है आपको, ठीक है। अब जो लंबवत रेखा होती है वो आकांक्षा का भाव प्रकट करती है, ठीक है, आकांक्षा का भाव प्रकट करती है, इतना ध्यान रख लीजिए, प्रकट करती है, ठीक है। ये भी आ गया, लंबवत रेखा किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है, लंबवत रेखा आकांक्षा का भाव प्रकट करती है, इतना सिंपल सा ये समझ लीजिए। अब जो दूसरी रेखा है दोस्तों हमारी, वो है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। क्षैतिज रेखा दूसरे नंबर की होती है, जिसे हम पड़ी रेखा भी कह रहे हैं, ठीक है, पड़ी रेखा। देखिए, उससे पूर्व जो हमने पढ़ा था, जो लंबवत रेखा के अंतर्गत जो बात करी थी हमने, उसको देखा था हमने कि ये खड़ी रेखा कहते हैं इसको, ठीक है, खड़ी रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी रेखा की, क्षैतिज रेखा या पड़ी रेखा कहते हैं। इससे पूर्व जो हमने लंबवत रेखा के बारे में बात करी, तो लंबवत रेखा को हमने किस प्रकार से प्रदर्शित किया, लंबवत रेखा को खड़ी रेखा भी कहते हैं। और जो ये किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है, तो आकांक्षा का भाव प्रकट करती है। अब औपचारिक रेखा या उसे हम पड़ी रेखा कहते हैं, ये किस प्रकार का भाव प्रकट करती है, ये विश्राम निष्क्रियता को प्रकट करती है, ये विश्राम के भाव को प्रकट करती है, विश्राम के भाव को प्रकट करती है, ठीक है, ये इतना देख लीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरी रेखा के बारे में बात करेंगे। अब तीसरी रेखा होती है कर्णवत रेखा होती है। कर्णवत रेखा आप सभी को पता होगा यदि आपने पढ़ा होगा तो। फिर इसके पश्चात हम विस्तार पूर्वक आपके जो मेन टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले हम ये समझना होगा कि रेखा कितनी प्रकार की होती है, रेखाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है आपका इकाई 5 का बिंदु 3 ये क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हमने कौणी रेखा की यदि हम बात करें दोस्तों, कौणी रेखा क्या होती है, कर्णवत रेखा होती है जो, वो बेचैनी का और व्याकुलता का भाव प्रकट करती है। देखिए, कर्णवत रेखा किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है, कर्णवत रेखा बेचैनी और व्याकुलता का भाव प्रकट करती है, इतना आप सुनिश्चित कर लीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं चक्राकार रेखा, चक्राकार रेखा आती है। अब चक्राकार रेखा जो डी है, चक्राकार रेखा, ठीक है। अब चक्राकार रेखा किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है, ये निरंतर, ये गति होती है इसमें, जो निरंतर मतलब निरंतर होती है इसके अंतर्गत, ये उस भाव को प्रकट करती है। जिस प्रकार से जो नदी का जो जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, वो एक अनंत तक निरंतर बहती रहती जब तक कि वो नदी का जल स्तर सूख न जाए। उससे ये कल्पना करने से पूर्व हम जो नदी का उदाहरण दे रहे हैं वो निरंतर बहती हुई चली जाती है, तो वो
चक्राकार जो रेखा होती है वो भी निरंतर गतिशील रहती है और ये निरंतर का भाव को प्रकट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली रेखा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो अब हम पांचवी रेखा के बारे में बात करेंगे। पांचवी रेखा क्या है? कोणीय रेखा कहते हैं। ठीक है, अब पांचवी जो रेखा है कोणीय रेखा। अब ये कोणीय रेखा किस प्रकार का भाव प्रकट करती है अब आपको बताना होगा। अब कोणीय रेखा जो असुरक्षा का भाव प्रकट करती है, असुरक्षा का भाव प्रकट करती है। दोस्तों इतना ध्यान रख दीजिए। यदि आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जितने भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए इसी प्रकार से एलटी से संबंधित वीडियो में लेते हुए आऊंगा। ठीक है, हमने जो पांचवी जो रेखा पढ़ी थी वो कोणीय रेखा पढ़ी थी। अब कोणीय रेखा किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है? तो वो असुरक्षा का भाव उत्पन्न करती है। ठीक है, अब बात करते हैं छठे नंबर की जो रेखा होती है। छठे नंबर की जो रेखा होती है एक पुंजी रेखा होती है। ये स्वेच्छा को प्रकट करती है। अब पुंजी रेखा, ये रेखा होती है। ठीक है, अब ये किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है? देखिए ये पुंजी रेखा क्या होती है, मैं आपको एक पुंजी रेखा क्या होती है मैं वो भी आपको स्पष्ट कर देता हूं। देखिए एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर निकलने वाली रेखा को क्या कहेंगे? एक पुंजी रेखा। देखिए जो मान लीजिए एक ये रेखा है, यहाँ पर से हम विभिन्न दिशाओं को निकलने वाली रेखा को एक पुंजी रेखा कहते हैं। जिस प्रकार से प्रकाश प्रिज्म से गुजर कर आगे को अलग अलग रंगों में विभाजित होकर अलग प्रकाश की तरफ विभाजित हो जाता है, उसी प्रकार से हम एक पुंजी रेखा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एक पुंजी रेखा वो रेखा होती है जो एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर निकलने वाली रेखाओं को एक पुंजी रेखा कहते हैं। इतना आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आठवीं प्रकार की जो रेखा होती है वो होती है आपकी प्रवाही रेखा। देखिए अब प्रवाही रेखा क्या होती है? ये प्रवाही रेखा क्या होती है? गति को प्रकट करती है। ठीक है, अब गति का निरंतर चलते रहते हैं। गति को जो घूर्णन गति वो घूमते रहना या करें निरंतर चलते रहना, इस भाव को प्रकट करती है जो प्रवाही रेखा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रवाही जो रेखा होती है, जो रेखी होती है वो गति को प्रकट करती है। ठीक है, अब ये गति को प्रकट करती है, इतना समझ लीजिए। अब बात करते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। इस श्रृंखला का जो मेन पॉइंट है, जो इकाई संख्या 5 का बिंदु संख्या 3। अब हम बात कर रहे हैं रेखांकन। अब रेखांकन में प्रयोग होने वाले रेखाओं के विभिन्न रूप और उनके गुणों के बारे में बात करें। दोस्तों यदि मैं रेखांकन की बात करूं तो रेखांकन का जो मतलब होता है, रेखांकन वह शब्द होता है जो किसी रेखाओं का अंकन को या उसको मापने का कार्य करती है। ठीक है, देखिए जो रेखांकन शब्द का जो अर्थ होता है वो किसी भी रेखा का अंकन या उसके माप को मापने का जो कार्य करती है हम उसे रेखांकन कहते हैं। ठीक है, अब रेखांकन शब्द अपने आप में किसी एक रेखा को मापने का या उसको प्रदर्शित करने का, अंकन करने का एक तरीका होता है। इसको हम अंकन रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं इसे दोहरा दे रहा हूं। देखिए रेखांकन वह शब्द होता है जो किसी भी रेखा का अंकन या उसको मापना रेखांकन कहता है। रेखांकन अपने आप में ही एक शब्द है जो किसी भी रेखा को मापना या उस समय को प्रदर्शित करने का अंकन कार्य करती है। देखिए जो रेखांकन होता है वो अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। ठीक है, उसे किसी प्रकार की किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती, वो एक पूर्ण शब्द के रूप में होता है। जो रेखांकन का होता है जब किसी रेखाओं का विभिन्न दिशाओं में जो जाने वाली जो रेखाओं होते हैं उनका मापन करना होता है, वो क्या कहते हैं? रेखांकन कहा जाता है। अब रेखांकन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। चित्र बनाना या उसको उकेरना, उसको क्या कहते हैं? रेखांकन कहते हैं। देखिए रेखांकन क्या होता है, जब आप किसी धरातल पर या पट पर किसी प्रकार का जब चित्रांकन करते हैं या किसी चीज को ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हो? उसको उकेरते हो ना। उसको उकेरने का मतलब उसका चित्रांकन करना, उसको कहीं ना कहीं उसके माप तोल करके उसका चित्रांकन करते हो किसी पट पर, तो उसको क्या कहते हैं? रेखांकन कहते हैं। हम किसी बिंदु से दूसरे बिंदु की माप को जो मापते हैं उसको रेखांकन कहते हैं। ठीक है, अब ये आप इतना समझ गए होंगे। अब जो रेखाओं द्वारा क्या होता है, रेखांकन के अंतर्गत क्या होता है? जो रेखाओं द्वारा एक उचित आकृति का निर्माण किया जाता है।
ठीक है। अब रेखाओं के ही द्वारा तो हम किसी चित्र को बनाते हैं या उसका चित्रांकन करते हैं, ये क्या होता है, रेखांकन कहलाया जाता है। ठीक है, इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं सामान्य रूप से रेखा के प्रकार। देखिए रेखा के कितने प्रकार होते हैं मैं आपको बता देता हूं। रेखा के सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखा होती है, एक वक्र रेखा होती है। ठीक है, अब सरल रेखा क्या होती है और वक्र रेखा क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन ये आ जाता है रेखा के प्रकार की बताइए। अब रेखा के प्रकार, दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक सरल रेखा होती है, एक कोणीय रेखा। यदि भारतीय चित्रकला के तत्वों के आधार पर पूछा जाएगा तो वो भी दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक होती है औपचारिक होती हैं, एक अनौपचारिक रेखाएं होती हैं। ये समझिए। अब बात करते हैं सरल रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु को एक निश्चित दिशा में खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं। देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, सरल रेखा, क्योंकि वो एक दिशा की तरफ खींची गई जो रेखा होती है, समांतर जो सरल किसी धरातल पर जो खींची गई है। देखिए मैं मान लीजिए इस बिंदु से इस बिंदु तक खींची हुई जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, अब ये सरल रेखा होगी। अब बात करते हैं वक्र रेखा। अब वक्र रेखा क्या होते हैं, रेखा खींचने वाली दिशा बदल जाती है। इसमें क्या होता है, जो हम रेखा खींचते हैं उसकी जो दिशा होती है वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जब परिवर्तित हो जाती है तो इस रेखा को हम कहते हैं वक्र रेखा कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वक्र रेखा। इतना समझ गए। देखिए सरल रेखा वो होती है, फिर से दोहरा रहा हूं, सरल रेखा वो होती है जो एक बिंदु से एक निश्चित दिशा को खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं। और वक्र रेखा किसे कहते हैं, वक्र रेखा, रेखा खींचने वाली दिशा बदल जाए तो उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यांत्रिक अंकन क्या होता है। देखिए अब यांत्रिक अंकन क्या होता है। देखिए यांत्रिक अंकन यंत्रों द्वारा खींची गई रेखा की माप तोल को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक रेखा कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक अंकन कहते हैं यंत्रों द्वारा निश्चित माप तोल के आधार पर किया गया अंकन। जब हम किसी यंत्र के माध्यम से या किसी हम स्केल के माध्यम से या प्रकार के माध्यम से या चांदा के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार की जो यंत्रों द्वारा जो खींची गई रेखा होती है, हम उस रेखा को क्या करते हैं, नाप तोल के उन रेखाओं को खींचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिक रेखा कहते हैं। क्योंकि इन रेखाओं के अंतर्गत हम माप करते हैं, किसी की ऊंचाई या लंबाई चौड़ाई की एक निश्चित माप रखते हैं और उसका आधार बनाते हैं और तब रेखाओं का अंकन करते हैं। तो ये क्या कहलाई जाती है, यांत्रिक रेखाएं होती हैं। अब यांत्रिक रेखाएं किस प्रकार की होती है थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए मान लीजिए आपने एक लंबवत रेखा और उसकी क्षैतिज एक रेखा खींची। अब उस रेखा के अंतर्गत मान लीजिए हमने चांदे से एक प्रकार की ये रेखा खींची, उसके पश्चात एक रेखा ये खींची। अब उसके ऊर्ध्वाधर रेखा को हमने बिंदु के डॉट डॉट से उसको प्रदर्शित करते हुए उसके विपरीत दिशा में एक रेखा और खींच दी। ये यंत्रों के माध्यम से खींची जाने वाली रेखा को यांत्रिक रेखा कहते हैं, क्योंकि इन जो यंत्रों द्वारा जो खींचे हैं हम उसे क्या करते हैं, किसी निश्चित यंत्र के द्वारा माप तोल कर किया गया अंकन को क्या कहते हैं, यांत्रिक अंकन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर का। अब क्या होता है, वस्तु रेखांकन कहते हैं। अब वस्तु रेखांकन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम वस्तु रेखांकन की बात करें, ये विविध वस्तुओं के समूह को प्रत्यक्ष रखकर छाया प्रकाश या परिणाम को ध्यान में रखकर किया जाता है। देखिए जो वस्तु रेखांकन होता है वो वस्तुओं को मद्देनजर रखते हुए उसके छाया प्रकाश और यंत्रों के माध्यम से खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, वस्तु रेखांकन कहते हैं। अब उसका परिणाम, जो उसका परिणाम होता है, जो वस्तु रेखा का जो परिणाम होता है, मान लीजिए हमने फूल, पत्ती या वृक्ष या फल इत्यादि का जब चित्रांकन करें तो किसी वस्तु विशेष की उसमें क्या हुआ, हमें छाया भी प्रदर्शित करनी होती है और उसका परिणाम को भी ध्यान में रखते हुए उसका अंकन करते हैं। तो ये क्या होता है, वस्तु रेखांकन, वस्तुओं का चित्रांकन। सिंपल सा बात है, यदि वस्तु रेखांकन की बात आती है तो वस्तुओं का चित्रांकन जिसमें हम आपके
बाल्टी, जग या कहें फूल, पत्ती, फल, फ्रूट इत्यादियों का अंकन जो किया जाता है उसके परिणाम को मध्य नजर रखते हुए इसका अंकन किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, वस्तु रेखांकन कहा जाता है। अब बात करते हैं, अगला जो प्रश्न आता है उसे क्षैतिज रेखा, जिसे हमने आपसे इससे पूर्व जो भारतीय चित्रकला के तत्वों के आधार पर जो इसका वर्गीकरण किया गया था उसके आधार पर जो हमने बात करी थी, क्षैतिज रेखा जिसे हम पड़ी रेखा भी कहते हैं, ये क्या होता है, ये विश्राम की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम क्षैतिज रेखा की बात करें तो क्षैतिज रेखा समांतर खींची गई रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। देखिए हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ये देख लीजिए हमने एक बॉक्स बनाया, उसके पैरेलल हमने एक रेखा खींच दी, उसके पैरेलल दूसरी रेखा खींच दी। देखिए जो रेखा खींची है उसके बीच के जो भाग हैं, जो उसके बीच का जो अंतर है वो समानांतर होता है, ठीक है। किसी क्षैतिज रेखा वह रेखा होती है जिसके समानांतर रेखा खींची गई रेखा को हम क्षैतिज कहते हैं। देखिए हमने उसके समानांतर एक रेखा खींची, उसे हम क्षैतिज रेखा की पड़ी हुई रेखा को कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब बात करते हैं एक पुंजी रेखा की बात। इससे पूर्व मैंने आपको बता दी थी एक पुंजी रेखा क्या होती है, एक दिशा से एक निश्चित दिशा को निकलने वाली विभिन्न रेखाओं को एक पुंजी रेखा कहते हैं। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर, देखिए एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर निकलने वाली रेखा को एक पुंजी रेखा कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक रेखा है या एक दिशा है, ये एक दिशा से एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर, देखिए ये मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से विभिन्न दिशाओं को निकलने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक पुंजी रेखा कहते हैं। एक बिंदु से, एक पुंजी का मतलब एक निश्चित पॉइंट से निकलने वाली रेखा जो विभिन्न दिशाओं की ओर निकलती हैं या मुड़ जाती हैं, तो वो क्या कहती है, वो क्या कहलाई जाती है, एक पुंजी रेखा कहा जाता है उसको, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के समानांतर हम जो बात करेंगे वो कहेंगे संधि रेखा किसे कहते हैं। अब संधि रेखा किसे कहते हैं इतना समझ लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि संधि रेखा किसे कहते हैं। ये नया आप सोचोगे कि ये हमारे लिए नया है, संधि रेखा किसे कहते हैं। अब संधि रेखा का मतलब आपको समझना होगा। देखिए जो संधि रेखा होती है वो क्या होती है, विपरीत दिशाओं में खींची गई रेखा को जोड़ने वाली रेखा को संधि रेखा कहते हैं। देखिए फिर से दोहरा रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए मेरे साथ, विपरीत दिशाओं में खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, संधि रेखा। अब जो हमने विपरीत दिशा में, मान लीजिए हम किसी दिशा में किसी दिशा के लंबवत यदि हम रेखा खींच रहे हैं तो उसकी विपरीत दिशा को निकलने वाली रेखा को संधि रेखा कहते हैं, या विभाजित होने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, संधि रेखा। ये क्या होती है, ये एक दिशा में गतिमान होती हैं, गतिशील होती हैं, और साथ ही जो रेखाओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, देखिए मैंने आपसे कहा ना विपरीत दिशाओं में खींची जाने वाली जो रेखा होती है और उसको जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं। अब हमने मान लीजिए एक बिंदु से हम सोच रहे हैं कि पूर्व की तरफ एक लाइन खींची, एक रेखा खींची, तो उसके विपरीत या हम कहें पश्चिम की तरफ जो रेखा खींची है तो उसके जो जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, संधि रेखाएं कहते हैं, संधि रेखाएं कहते हैं, ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं रेखीय आधार पर, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। जो रेखा की बारे में हम बात कर रहे थे, अब बात करते हैं रेखीय आधार पर गति के मुख्य भेद। अब रेखा के आधार पर गति के मुख्य भेद कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के गति के मुख्य भेद होते हैं। पहला जो गति के जो आधार पर हम यदि रेखाओं को विभाजित करें तो वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। गति के आधार पर रेखाएं तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहली जो रेखा होती है वो सरल रेखा होती है, सरल रेखा, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। और जो दूसरी होती है वो होती है कोणीय रेखा होती है, कोणीय रेखा। और जो तीसरी रेखा होती है आपकी वो होती है आपकी लहरदार रेखा, लहरदार रेखा होती है, ठीक है।
अब रेखा होती है। अब हमें समझना होगा कि सरल रेखा किसे कहते हैं। अब देखिए सरल रेखा वो रेखा होती है जो एक दिशा में खींची गई रेखा होती है। ठीक है, हमने इस प्रकार से एक बॉक्स बनाया, इसमें जो खड़ी हुई रेखाएं जो खींची, एक समानांतर रेखाएं खींची हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कोणीय रेखाएं। अब कोणीय रेखा क्या होती हैं इसको समझिए। अब कोणों के आधार पर निर्मित होने वाली रेखा को देखिए, जिस प्रकार से हमने यंत्रों के माध्यम से खींची हुई रेखाएं होती हैं उसी प्रकार से कोणीय रेखाएं भी होती हैं। देखिए एक दूसरे के समानांतर निरंतर चलती हुई जो रेखाएं होती हैं कोण, जिसमें कोण का मतलब इसमें एक प्रकार से डेंसिटी दिखाई देती है। ठीक है, अब लहरदार रेखाएं क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए मैं लहरदार रेखाएं को निर्मित करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो निरंतर एक लहर के समानांतर चलती रहती है। जिस प्रकार से पानी की जलधारा लहरों की भांति चलती हुई रहती है, तो उसी प्रकार से लहरदार रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेखा का भार। अब क्या रेखा का भी भार होता है अपने आप में, इतना आपको समझना होगा। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रेखा के आधार पर मुख्य भेद कितने होते हैं। रेखा के आधार पर मुख्य भेद कितने होते हैं, वो 3 भेद होते हैं। एक तो सरल रेखा होती है, कोणीय रेखा होती है, लहरदार रेखा होती है। ठीक है, इतना आप समझिए। अब भारतीय चित्रकला के आधार पर रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक औपचारिक रेखाएं होती हैं, एक अनौपचारिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब इसके वर्गीकरण के आधार पर यदि मैं बात करूं, भारतीय चित्रकला के आधार पर वर्गीकरण के आधार बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब वर्गीकरण के आधार पर कितनी प्रकार की होती हैं ये आपको पता होना चाहिए कि रेखाओं का वर्गीकरण के आधार पर कितनी प्रकार की जो रेखाएं होती हैं भारतीय चित्रकला के आधार पर। ठीक है, अब दोस्तों वर्गीकरण के आधार पर मैंने आपको जो 8 रेखाएं बताई, उसमें क्रमशः जो रेखाएं लंबवत रेखाएं होती हैं उसे खड़ी रेखा भी कहते हैं, फिर क्षैतिज रेखा होते हैं उसे पड़ी रेखा कहते हैं, कर्णवत रेखा होती हैं, ठीक है, जो बेचैनी का भाव प्रदर्शित करते हैं, चक्र रेखा होती हैं जो असुरक्षा का भाव प्रकट करती हैं, और एक कोणीय रेखा होती है। देखिए कोणीय जो रेखा होती है मैंने यहाँ पर आपको जो बताया था वो असुरक्षा का भाव प्रकट करती है, और साथ ही एक पुंजी रेखा वह रेखा होती है जो एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर निकल जाती है। ठीक है, अब जो हमने बात करी प्रवाही रेखाएं होती हैं वो गति को प्रकट करती हैं, ये रेखाएं होती हैं। अब देखिए रेखा के बारे में थोड़ा सा एक चीज और आपको बताऊंगा। एक होती है मोटी रेखा, पास को और बारीक रेखा को दूरी को प्रकट करने के लिए प्रदर्शित की गई। जो मोटी रेखा होती है वो पास को निर्धारित करती है और जो बारीक रेखा होती है वो दूरी को प्रकट करती है, इतना समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं हम जो भार रेखा की बात कर रहे थे हम। ठीक है, अब भार रेखा की बात कर रहे हैं। अब भार रेखा होती क्या है, ये भार रेखा होती क्या, क्या रेखा में भी कुछ भार होता है। पहले सिंपल सा बात है कि रेखा में कुछ भार होता है, तो इतना नहीं। रेखा की दिशा निर्देशन की शक्ति को क्या कहते हैं, रेखा का भार कहते हैं। रेखा की दिशा निर्देशन को, रेखा की दिशा निर्देशन को क्या कहते हैं, भार रेखा कहते हैं। ठीक है, अब कैसे होती है, अब ये देखिए जो दिशाओं को प्रकट करती है, एक दिशाओं को निरंतर आगे को बढ़ती रह जाती है। देखिए ये दिशाओं को, ये रेखा की दिशा निर्देशन के। अब हमने मान लीजिए अब रेखा की जो दिशा निर्देशन करने की बात करें, उसमें मान लीजिए आप दाएं मोड़ रहे हो तो उसका साइन अलग होता है, बाएं का मोड़ने का साइन अलग होता है। ठीक है, ऊपर और नीचे का साइन अलग होता है। उसी प्रकार से उन रेखाओं को दिशा निर्देशन करने के लिए बनाया जाता है, तो उनमें वो भार होता है, वो रेखा भार रेखा कहा जाता है उसको। ठीक है, अब बात करते हैं रेखा का महत्व किन कलाओं में दिखाई देता है। कभी क्वेश्चन आ जाता है रेखा का भाव किन कलाओं में दिखाई देता है, तो वो पूर्वी कलाओं में रेखा का भाव दिखाई देता है। ठीक है, अब रेखा का महत्व की बात कर रहा हूं, तो रेखा का महत्व किन कलाओं में दिखाई देता है, तो वो पूर्वी कलाओं में दिखाई देता है। रेखा का भार किसमें प्रकट होता है, एक रेखा को दिशा निर्देशन करने के लिए उसका भाव प्रकट होते है, भार रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अधिक भार युक्त रेखा भी होती है। अभी तो हमने पढ़ा भार रेखा, जो भार रेखा का मतलब होता है रेखा की दिशा निर्देशन करने की जो क्षमता होती है उसे भार रेखा कहा जाता है। अब क्या अधिक भार युक्त रेखा भी होती है, तो हम उसे समझेंगे। अधिक भार युक्त रेखा गहरे बालों से युक्त है अथवा रेखा भार युक्त कहलाई जाती है। देखिए जो अधिक बालों से युक्त है
अथवा भार युक्त रेखा क्या है। देखिए जब कोई ब्रश से हम किसी कलर से किसी रेखा को भारी ब्रश से अगर उसको रेखांकन उसको हम एक शीट में रेखा खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, भारीपन हमें महसूस होता है। देखिए एक तो पतली रेखा होती है, उसके बाद थोड़ा सा बारीक, एक बारीक रेखा है तो थोड़ा पतले, उसके मोटा रेखा होता है, एक भार रेखा होता है, एक अधिक भार वाली होती है। देखिए जो अधिक भार वाली जो रेखा होती है उसमें भारीपन होता है, ठीक है, अधिक भारीपन होता है, उसको मैं गहरे बालों से युक्त वर्ण होते हैं, अथवा उसको हम या कहें रेखा भार युक्त रेखा क्या कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो रेखा के गुणों को उसके साथ यह गुण भी होता है कि उसके आकार को परिधि से बांधा रखता है। अब रेखा के गुण क्या होते हैं, इसमें जो पूछा गया था कि रेखा के विभिन्न रेखाओं के और उनके नाम और उनके संबंध से उसके गुण को प्रदर्शित करने की यदि हम बात करें, रेखाओं में गुण के साथ साथ उसमें यह गुण भी होता है कि वह आकार को परिधि से बांधता है। देखिए जो रेखा का आकार होता है उसमें यह गुण होता है कि जो परिधि को वो बांधे रहते हैं, परिधि से बाहर किसी भी प्रकार की रेखांकन नहीं किया जाता है। तो रेखा का जो कार्य होता है वो गुणों के साथ साथ वो यह प्रदर्शित करता है कि आकार की परिधि से किसी भी प्रकार की रेखा बाहर न जाए और उनको वो बांधे रखता है, ठीक है, उनमें एक बॉन्ड बनाए रहता है, इसलिए वो परिधि से बाहर नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं रेखा की, सिंपल सी बात, रेखा की बात करेंगे, ठीक है। अब चित्रकला के अंतर्गत, ठीक है, चित्रकला में रेखा का जो महत्व होता है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये आप सभी को पता होगा। जहां एक और रूप का निर्माण करती है और वहीं कलाकार की भावनाओं की जो अभिव्यक्ति होती है, स्वतंत्रता को प्रस्तुत करती है, ठीक है। रेखा चित्रकला का बहुत महत्वपूर्ण भाग होती है, ठीक है, और जहां एक और वो रूप का निर्माण करती है और दूसरी ओर चित्रकला जो कलाकार होता है उसकी स्वतंत्रता को प्रकट करती है और उसको प्रकट करने का एक अवसर प्रदान करती हैं। और सरल रेखा में शांति होती है। देखिए सरल रेखा जो सरल रेखा होती है वो एक शांतिपूर्वक रेखा होती है, शांत भाव उसमें प्रकट होता है। तो वहीं प्रभावित जो रेखा होती है उसमें गति होती है, ठीक है। अब उसी के अंतर्गत जो लावण्य होती है, जो रेखा होती है, तो उसमें मधुरता का भाव प्रकट होता है। इतना आप समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं रेखाओं की। तो रेखाओं के आधार पर रेखाओं को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं। देखिए एक होती है लंबवत रेखा, ठीक है, लंबवत रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। अब लंबवत रेखा, ये लंबवत रेखा क्या होती है, ये लंबवत रेखा आकांक्षा का भाव प्रकट करती है, ये आपने ये पढ़ लिया था अभी, ठीक है। अब लंबवत रेखा होती है, देखिए इस प्रकार से हमने एक स्केच बनाते हैं, ये इस प्रकार का आकांक्षा का भाव इसने प्रकट किया, ठीक है। अब कहते हैं क्षैतिज रेखा है, ये पड़ी हुई या खड़ी हुई रेखा क्षैतिज ये रेखा। अब ये क्या होती है, अब ये जो क्षैतिज रेखा होती है वो विश्राम की अवस्था में होती है। देखिए हमने किसी एक ये बनाया तो ये विश्राम की अवस्था को ये प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब बात करते हैं वक्र रेखा। अब वक्र की रेखा क्या होता है, इसमें लय और गति दोनों ही विराजमान होती है, ठीक है। अब वहीं दूसरी ओर अब जो कोणीय रेखा होती है वो कर्णवत रेखा होती है, वो क्या करती है, असुरक्षा का भाव प्रकट करती है या कहें हम व्याकुलता का भाव प्रदर्शित करती है। उसमें एक डर होता है कि ये कहीं गलत तो नहीं होते, असुरक्षा, उसमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते ये रेखा एकदम सटीक बनी हुई है, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं व्याकुलता भी प्रदर्शित होती है। और जो लंबवत रेखा होती है, लंबवत रेखा में क्या होती है, जिसे हम खड़ी रेखा भी कहते हैं, उसमें आकांक्षा का भाव प्रकट करती है, ये लंबवत रेखा होगी। और ये जो क्षैतिज रेखा होती है उसमें विश्राम की अवस्था को प्रदर्शित करती है। और जो कोणीय रेखा होती है उसमें व्याकुलता का भाव प्रकट करती है। और वक्र रेखा जो होती है वो लय और गति को प्रदर्शित करती है, इतना ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अंकन। अब अंकन किसे कहते हैं, हमने यहाँ पर पढ़ा है रेखांकन में प्रयोग होने वाली रेखाओं के विभिन्न नाम और उनके प्रयोग और उसके गुणों के बारे में बात करें तो हम अंकन की बात करें तो अंकन किसे कहते हैं। दोस्तों अंकन किसे कहते हैं, अंकन का अर्थ है पेंसिल या पेन या किसी अन्य माध्यम की सहायता से पट पर चित्रांकन या चित्र बनाने
को क्या कहते हैं, रेखांकन कहते हैं। इससे पूर्व मैंने रेखांकन के बारे में किसी धरातल पर खींची गई हुई रेखा या आकृति बनाने का या उसको उकेरना, इसको मापन करना, यह रेखांकन कहा जाता है। देखिए हमने उस पर पेंसिल से ड्रॉ करें या पेन से ड्रॉ करें या कलर से ड्रॉ करें, तो हम किसी धरातल या पट पर ही तो उसका अंकन करते हैं, वो क्या कहलाता है, और रेखांकन कहलाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, अनुभूत रेखाएं क्या होता है। भी अनुभूत रेखाएं क्या होती हैं, कुछ बिंदुओं के मध्य रेखी पर भाव को अनुभूत रेखाएं कहते हैं। देखिए ये अनुभूत रेखाएं क्या होती है, इसको मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। जिस प्रकार से लहरात्मक जो गति वाली जो रेखाएं होती हैं उसी प्रकार का होता है। इसमें क्या कह रहे हैं, अनुभूत रेखाएं, अनुभूत रेखा क्या होती है, ये क्या होते हैं, कुछ बिंदुओं के मध्य रेखी प्रभाव को अनुभूत रेखाएं कहते हैं। ये देखिए हमने एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब बॉक्स के अंदर अगर एक प्रकार की हम ये रेखा को जो गतिशील होती है या ये प्रभाव प्रकट करती है, रेखी प्रभाव को अनुभूत रेखाएं कहा जाता है। इसी प्रकार से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अब रेखांकन के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। इससे पूर्व हमने रेखा का वर्गीकरण पढ़ा था। रेखा का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है और रेखा क्या होती है, ये आपको मैंने इससे पूर्व बता दी। अब रेखांकन के प्रकार पढ़ेंगे। ये रेखांकन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो रेखांकन 8 प्रकार का होता है, ठीक है। रेखांकन 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रेखांकन 8 प्रकार के होते हैं। अब जब हम रेखा, इससे पूर्व जो हमने पढ़ा था वो रेखा के पढ़ा था, ठीक है। रेखा का वर्गीकरण पढ़ा था और रेखा कितने प्रकार की होती हैं ये पढ़ा था। अब भारतीय चित्रकला के आधार पर जो रेखाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, जिसमें असुरक्षा का भाव प्रकट करती हैं और ठीक है, अनौपचारिक रेखाएं, औपचारिक रेखाएं, ये 2 रेखाएं होती हैं और उसका वर्गीकरण हमने देख लिया था आपका भारतीय चित्रकला के आधार पर। अब हम अंकन के आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ, जो रेखा होती है, रेखा के आधार पर देखिए, रेखा के प्रकार की यदि हम बात करें तो रेखा के प्रकार से 2 प्रकार की रेखा होती है। एक सरल रेखा होती है और एक वक्र रेखा होती है। इतना स्पष्ट हो जाना चाहिए आपको।